मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने बीएससी पार्ट सेकंड में अपने एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के अंदर दो प्रकार की वर्गीकृत क्रियाओं को हमने अध्ययन करा था, जिसमें पहला था अवक्षेपण प्रेसिपिटेशन और दूसरा था समूहन। अब इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए जो इसके अंदर वर्गीकृत करी गई हैं क्रियाएँ एंटीजन एंटीबॉडी की, उसमें अब हम आज लेंगे अपने तीसरी आती है इसमें क्रिया, वर्गीकृत क्रिया उदासीकरण। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस में थर्ड इज उदासीकरण और न्यूट्रलाइजेशन। कुछ विशिष्ट प्रतिरक्षी उदासीकारक प्रतिरक्षियाँ कहलाती हैं। ये प्रतिरक्षी प्रतिजन के विष केंद्रों को ढकती हैं। यह उसकी विषैली प्रकृति को विषहीन प्रकृति में बदलता है। कुछ प्रतिरक्षी पदार्थ विषैले पदार्थ पर प्रतिविष पदार्थ की क्रिया द्वारा उदासीन करते हैं, उसको उदासीन कर देते हैं या न्यूट्रलाइज कर देते हैं एंटीबॉडीज़ की तरह। जो विशिष्ट प्रतिजन जैसे वायरस कैपेसिड्स से क्रिया करती है एवं विषाणुओं को पोषक की कोशिकाओं पर संलग्न नहीं होने देती है। इन्फ्लुएंजा का विषाणु न्यूट्राएमिनेट्स प्रतिरक्षी द्वारा रोका जाता है। उदासीकारक प्रतिरक्षी विषाणुओं का समूहन कर भक्षाणुनाशन क्रिया को प्रभावी बनाती है। ये आविष पदार्थों को निष्क्रिय करने का कार्य भी करती है। इस प्रकार की विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रतिआविष एंटीटॉक्सिन कहलाती है, जो आविष टॉक्सिन की प्रकृति में परिवर्तन ला देती है। तो ये तो हुआ अपना उदासीकरण प्रकार। नेक्स्ट आता है चौथा अपना ऑप्सिनेशन। कुछ प्रतिरक्षियाँ जिन्हें ऑप्सोनिन्स कहते हैं, भक्षाणु नशन क्रिया को उद्दीपित करती हैं। ये उसको स्टिमुलेट करती हैं। ये इस क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रतिरक्षी के FAB खंड पर प्रतिजन के संलग्न होने के तुरंत बाद FC खंड फेगोसाइट में प्रवेश कर जाता है। इसके लिए फेगोसाइट पर एक ग्राही स्थल होता है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। सामान्यतः सूक्ष्म जीव भक्षाणुषण का प्रतिरोध करते हैं, किंतु प्रतिरक्षी जीवाणु के संपुट के M प्रोटीन से क्रिया करती है। अतः अति शीघ्र भक्षाणुषण की क्रिया संपन्न हो जाती है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये जीवाणु पर प्रतिरक्षी इसी प्रकार क्रिया करते हैं। इसको अभी हम चित्र के द्वारा भी समझाएंगे, जो मैं आपको चित्र इसमें डाल दूँगी, है ना, आप उसको देख लेना। पांचवा प्रकार है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, पूरक तंत्र। मानव सीरम में कारकों का विशिष्ट तंत्र पाया जाता है। यह तंत्र प्रतिरक्षी क्रियाओं द्वारा सक्रिय होकर अनेक जैविक कार्यों का निष्पादन करता है। 19वीं सदी के अंत में अध्ययन के दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि प्रतिरक्षी जीवाणुनाशक, जीवाणुलयन एवं रक्त लयन जैसी क्रियाओं को आरंभ करने के लिए ताप स्थिर कारक या पूरक की आवश्यकता पड़ती है। बोर्डे एवं जैग्न्यू ने 1901 में पूरक स्थिरीकरण परीक्षण की खोज की, जिसमें रक्त के मिलाने पर संवेदी सीरमयी क्रियाएं होती हैं। इस परीक्षण का व्यापक उपयोग है। सिफिलिस रोग का परीक्षण इसी के द्वारा किया जाता है। पूरक या कॉम्प्लीमेंट एक अकेला पदार्थ नहीं है, बल्कि
यह 9 प्रकार के प्रोटीन के अंशों से बना जटिल है। इन्हें हम C1 से C9 तक का नाम दिए जाते हैं। अंश C1 3 प्रोटीन उप इकाइयों से बना होता है। इस प्रकार 11 प्रोटीन अंशों से मिलकर पूरक का निर्माण होता है। अलग अलग जातियों के प्राणियों में C घटक अलग अलग अनुपात में पाए जाते हैं, किंतु ये एक जाति से दूसरी जाति में आदान प्रदान के बाद भी सक्रिय बने रहते हैं। मनुष्य में पूरक घटक सीरम ग्लोबुलिन्स का लगभग 10% भाग बनाते हैं। यह उच्च ताप पर विकृत हो जाते हैं। देह के भार सामान्य तापक्रम पर रखने पर धीरे धीरे इसमें विकृति उत्पन्न हो जाती है। रक्त सीरम को 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक रखने के बाद ये घटक निष्क्रिय हो जाते हैं। पूरक घटक देह में सक्रिय अवस्था में पाए जाते हैं, किंतु प्रतिजन प्रतिरक्षी अभिक्रिया प्रारंभ होने पर ये विशिष्ट श्रृंखलाबद्ध अवस्था में क्रिया करते हैं। इस दौरान अनेक जैविक रूप से सक्रिय बाई प्रोडक्ट बनते हैं जो रक्षात्मक क्रियाओं को बढ़ाते हैं एवं शोध क्रिया को प्रोत्साहित करते हैं। रक्त कणिकाओं की पारगम्यता, पेशियों में संकुचन, श्वेत रक्त कणिकाओं में रासायनिक अनुचलन, विषाणुओं का उदासीकरण, अविषाणु पदार्थों का निष्क्रिय किया जाना एवं मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन का मुक्त होना जैसी क्रियाओं का आरंभ करते हैं। तो ये तो हुआ अपना 5वां प्रकार पूरक तंत्र का। अब लास्ट है इसका एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में वर्गीकृत में भक्षाणु नाशन फैगोसाइटोसिस 6th वन। इसमें क्या होता है कि मैक्रोफेज कोशिकाएं लसिका ग्रंथियां एवं प्लिया लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन में बनती हैं। ये रक्त के साथ देह के विभिन्न भागों में चक्कर लगाती रहती हैं। देह में प्रतिजन के प्रवेश करने के कुछ मिनटों के बाद इनमें सक्रियता देखी जाती है। मैक्रोफेज कोशिकाएं प्रतिजन के निकट आती हैं। इसकी कोशिका कला प्रतिजन के संपर्क में आती है तथा प्रतिजन को घेरते हुए एक आशय और एक वैक्यूम जैसी रचना बना लेती है। इस प्रकार कुछ ही मिनटों में प्रतिजन पूरा का पूरा कोशिका के भीतर पिनोसिटिक आशय और पिनोसाइटिक वेसिकल के रूप में निगल लिया जाता है। मैक्रोफेज कोशिका अंतर्ग्रहित पदार्थ का पाचन करती है। इसके लिए इसके कोशिका द्रव में उपस्थित प्राथमिक लाइसोसोम आशय के साथ संलग्न हो जाते हैं। लाइसोसोम में भरा लयनकारी पदार्थ जो अनेक एंजाइम रखता है, पाचन में सहायता करता है। प्राथमिक लाइसोसोम के साथ संलग्न पाइनोसाइटिक आशय फैगोलाइसोसोम्स कहलाते हैं। पाचन के उपरांत ये पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाते हैं जो अलग अलग अणुभार के होते हैं। ये बाहर निकलते हैं। इसके लिए पाइनोसाइटोसिस जैसी किंतु विपरीत दिशा में क्रिया होती है। इस प्रकार पचित अंश का कुछ भाग जो कोशिका द्रव में अवशोषित हो जाता है तथा कुछ अपाच्य भाग देह से बाहर निष्कासित भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार आज हमने इस चैप्टर में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस वाले में इसकी किस प्रकार से रिएक्शन होती है उसको अलग अलग वर्गों में जो हमने वर्गीकृत किया था उसका अध्ययन किया। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर।